शादी के बाद विभा जब इस शहर और इस नई कॉलोनी में आई थी तो बेहद खुश हुई थी। अच्छे नए बने क्वार्टर्स, पानी, बिजली, सड़कें, पार्क और निकट ही ज़रूरी चीज़ों का एक छोटा सा बाजार, शहर की दौड़ भाग से दूर और शोर शराबा से मुक्त, प्रदूषण रहित इस कॉलोनी में उसके क्वार्टर्स के सामने ही एक बहुत बड़ी झील थी। झील में चांदनी रात में कुमुदनी के फूल खिलते थे। उसे बालकनी से निहारने लगता। आसमान से सितारे टूटकर झील में आ गिरे हैं। जानती हो विभा, मैंने यह कॉलोनी क्यों चुनी? रोहित ने एक दिन हंसकर कहा था। इसलिए कि यहाँ बेशुमार पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ हरियाली, ना गंदगी, ना धूल और ना धुआं। सामने ही यह विशाल झील और उसमें किलोल करते तमाम जल पक्षी। बीचों बीच एक बड़ा पार्क जिसमें बच्चों के लिए खेलने के अनेक उपकरण। बच्चे के नाम से ही शर्मा गई थी विभा। लजाई पलके रोहित से सामने नहीं उठी तो उसने ठुड्डी उठाकर उसका चेहरा ऊपर उठा लिया था। ए विभू, क्या हुआ तुझे? क्या तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे? और क्या उन्हें खेलने के लिए ऐसी किसी पार्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बालकनी में ये सब मत करिए, आसपास सबको दिखता है। विभा कुछ परे हटी और रोहित हंस दिया। देखने दो, भगा कर नहीं लाया, बाकायदा बैंड बाजे लेकर गया था। बारात के साथ ब्याह कर लाया हूँ। अच्छा लगता था विभा को रोहित का वह पहला प्यार, और जीवन में पहली बार उसे एहसास हुआ था कि भले ही अपनी छोटी बहन त्रिशा से वह बारंबार हारी हो, पर शादी के मामले में तो वह जीती है। त्रिशा भी तो छोटी बहन पर जीतती हमेशा वही रही। उससे हर मामले में विभा उससे हारी, पीछे रही और पराजित, अपमानित हुई। ईश्वर ने त्रिशा को शक्ल सूरत अच्छी दी, रंग भी दूध सा मिला, लेकिन विभा पिता की तरह सांवली थी। बुद्धि में त्रिशा पिता की तरह तेज और मेधावी निकली, जबकि विभा माँ की तरह फिसड्डी और बुद्धू थी। जैसे तैसे बीए कर पाई, फिर एमए में प्रवेश जरूर लिया, पर पहले साल ही हिम्मत हार कर परीक्षा देने में मुकर गई। जबकि त्रिशा ने विज्ञान, गणित जैसे विषय चुने और प्रदेश में स्थान पाया। इंजीनियरिंग में चुनी गई और कंप्यूटर इंजीनियर बनकर बहुत अच्छी कंपनी में 20,000 महीने की नौकरी पा गई। विभा को अपने शहर में नौकरियों के लाले ही पड़े रहे। छोटे मोटे स्कूल में इंटरव्यू देने की जैसे तैसे हिम्मत जुटाती तो वहाँ पूछा जाता, कॉन्वेंट में पढ़ी हो, बच्चों को अंग्रेजी सिखा सकती हो? 5 मिनट अंग्रेजी में किसी विषय पर बोल कर दिखाओ और वह चुप रह जाती। घर पर जो भी अच्छे और स्मार्ट लड़के भाई के कारण आते, वे त्रिशा से तो खूब हंसकर मिलते बतियाते, पर उससे कोई न बोलता। बहुत होता तो दीदी का संबोधन कर नमस्ते कर लेते और त्रिशा की तरह मुड़ कर जाते। शादी के लिए लड़के वाले आते तो उसके मुंह पर ही कह देते, हमें आपकी छोटी लड़की पसंद है, अगर उसका रिश्ता करे तो हम तैयार हैं। अपने आप को बुरी तरह अपमानित महसूस करती। वह मन होता आत्महत्या कर ले, कहीं डूब मरे। क्या करेगी ऐसे जीकर, जहाँ उसका कोई चाहने वाला ना हो, जहाँ उसकी कोई मांग ना हो। माँ भी उसके अक्सर कुढ़ी रहती, उस पर झल्लाती रहती, उसकी कमियां गिनाती रहती। केवल घर में पिता थे जो कभी कभार उसे ढाढ़स दिलासा बंधाते रहते। रोहित ने पता नहीं कैसे विभा को पसंद कर लिया, तो माता पिता ने विभा से यह पूछना तक जरूरी नहीं समझा कि रोहित उसे पसंद है या नहीं। बस शादी के लिए हाँ कर दी और तैयारियां शुरू हो गई। समझ लिया कि विभा का क्या, वह तो किसी से भी शादी कर लिए राजी हो जाएगी, उससे क्या पूछना। जबकि त्रिशा वह रोज घोषणा करती, उसे ऐसा वैसा लड़का नहीं चलेगा, जैसा चाहेगी वैसा ही लड़का चाहिए। शादी के कुछ दिनों बाद ही पूछ पाई विभा रोहित से, एक बात बताइए आप, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी तरफ से कुछ पूछना तो चाहा, पूछो। अगर मुझे पता होता तो ज़रूर बताऊंगा और सच सच बताऊंगा। आपने मुझे क्यों चुना, जबकि आप मेरी तुलना में कहीं ज़्यादा सुंदर है, कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी, पद प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं। आपके लिए तो लड़कियों की कोई कमी न होती। रोहित ठहाका लगाकर हंसा। जानती हो विभा, मैंने तुम्हें क्यों चुना? मेरे बड़े भाई की ट्रेजेडी शायद तुम्हें नहीं पता। बहुत खूबसूरत और स्मार्ट लड़की से शादी की थी उन्होंने। बड़े घर की इकलौती लड़की थी, दहेज में भी बहुत कुछ मिला था।
पर वह साल भर में ही हमारे परिवार में नहीं रही। किसी के साथ उसका शादी से पहले से ही चक्कर चल रहा था। एक दिन अपने सभी गहने पैसे लेकर उसके साथ गायब हो गई। न उसके परिवार वाले कुछ कर पाए, न हम लोग उसे वापस ला पाए। उसने साफ कह दिया वह मेरे भाई के साथ किसी कीमत पर नहीं रहेगी। अगर जोर जबरदस्ती की गई तो वह आत्महत्या कर लेगी, बजाय वापस उस बेकार आदमी की पत्नी बनने के जिसे वह पसंद नहीं करती। जब वह बात थी तो उसके शादी क्यों की आपके बड़े भाई साहब से? चकित विभा पूछ बैठी। घर वालों के दबाव और बदनामी के कारण बाद में पता चला कि अबॉर्शन भी कराया गया था उसका। बाप रे! आंखें फटी की फटी रह गई उसकी। तब से मेरे मन में एक गांठ बन गई कि सुंदर लड़कियां वफादार नहीं हो सकती। साधारण रूप रंग की लड़कियां अपने पति को बहुत प्यार करती है, अच्छी तरह घर परिवार चलाती है। और वह रही व्यक्तित्व निखारने के लिए की बात, तो विभा जब तुम मेरे साथ मेरे तमाम दोस्तों के घर आओगी, जाओगी, पार्टियों में शामिल होगी, सबसे मिलोगी जुलोगी, सब सीख समझ जाओगी। और सबसे बड़ी बात विभा, कोई तुम्हें कभी भगा नहीं ले जा सकता और न तुम्हारे पहले से ही कोई चक्कर होगा। मैं आराम से अपनी नौकरी कर सकूँगा। तुम्हारी तरफ से बेफिक्र रह कर हंसते रहे रोहित। सुनकर कहीं गहरी चोट लगी थी विभा को, तो वह कहीं अन्य गुणों के कारण पसंद नहीं की गई। उसकी पसंदगी, वह डर, वह कुंठा जो बड़े भाई के असफल विवाह का कारण है, वह कभी किसी और को नहीं जांचेगी। कोई और कभी उस पर न डोरे डालेगा, न उस पर आंख गड़ाएगा। इसलिए पसंद की गई कि उसका कोई पहले से चक्कर नहीं होगा, क्योंकि किसी ने भी उसे पसंद नहीं किया होगा। नापसंदगी ही पसंदगी का कारण बनी। अपने आप पर रोना आया उसे, खुशी नहीं हुई। सब जानकर वह तो समझ ही रही थी कि अपनी पुष्ट देह यष्टि के कारण, अपने भरे गुदाज बदन के मदमाते यौवन के कारण उसे रोहित ने पसंद किया होगा। पर नहीं, वह कारण नहीं था। न उसका सौर सलीका चुनाव का कारण था, न उसकी शिक्षा दीक्षा, न घर की कुशलता के चलाने का हुनर। उसमें ये गुण बेकार थे। कारण कुछ और था। कारण था रोहित अपनी कंपनी में काम से बेफिक्र होकर कहीं भी जा सकता था। महीनों में 20-25 दिन यात्रा पर रह सकता था, निश्चिंत रह सकता था। जब भी घर वापस लौटेगा, विभा उसके इंतजार में घर पर ही मिलेगी। वही हमेशा दरवाज़ा खोलेगी, क्योंकि कोई और उसे नहीं फुसला नहीं ले जा सकता। कैसी घटिया वजह है उसकी शादी की। मन गिर गया था। उस दिन से उसका उमंग उत्साह जैसे छूट गया हो। घर में उनको पत्नी कम एक नौकरानी ज़्यादा महसूस करने लगी थी विभा। हालांकि रोहित की चाहत में कहीं कोई कमी नहीं प्रतीत होती थी। वह अक्सर पार्टियों में वह देखती रोहित सुंदर लड़कियों और दोस्तों की सुंदर पत्नियों की तरफ तृष्णा भरी निगाहों से ताकने लगते थे, और यह देखकर मन ही मन लहूलुहान हो उठती थी। वह मानो नाग फनियों पर से घसीट कर ले जाया गया था। उसने पहने नुकीले कांटे उसके पोर पोर में चुभते जा ही रहे थे। जीत उसे तब महसूस हुई जब त्रिशा के बारे में उसे पता चला कि वह अपनी कंपनी के शादीशुदा बॉस से इश्क कर बैठी है। और वह मोटा थुलथुला प्रेमी पैसे वाला ज़रूर है, पर उतना सुंदर और स्मार्ट नहीं जितना कि रोहित। तो उसे बेहद खुशी हुई। ज़िंदगी में पहली बार जीतने की खुशी, कहीं गहरे संतोष, गहरी शांति और तृप्ति का एहसास हुआ। उसे आखिर एक बार हरा ही दिया। उसे त्रिशा को बड़ी बेवकूफ़ निकली तुम्हारी बहन त्रिशा। रोहित ने एक बार बाहर की यात्रा से वापस आकर बताया। उसे अपनी कंपनी के बॉस को दिल दे बैठी और सरेआम उसने शादी कर ली। बेचारी पहली बीवी अपने बच्चों के साथ मायके चली गई। और उम्र का फासला देखो, बॉस 45 पार का व्यक्ति और वह 25 की। अपने लिए किए पर बाद में पछताएगी। देखना रोहित के स्वर में व्याप्त त्रिशा के प्रति यह सहानुभूतियों का बेहद खली पर प्रकटता। वह चुप ही रही। कुछ देर सोचने के बाद किसी तरह बोली, वहाँ तो कहा करती थी कि वह ऐसे वैसे शादी नहीं करेगी, और कहा उसने ढलती उम्र के प्रौढ़ पति को चुना और वह शादीशुदा बच्चों वाला बात हंसी में ही कही थी। रोहित ने
पर विभा एकदम भीतर तक सुलग गई सुनकर। अगर उसे अपनी जवानी ऐसे ही लुटानी थी तो मेरे संग रहने लगती। मैं क्या बुरा था, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, उसके तुलना में कम उम्र और जवान भी हूँ। कितना मुश्किल होता है कभी कभी रोहित को सहना। विभा जैसे किसी पैने हथियार की धार से कतर दी गई हो। मन तो हुआ कि कटती नज़रों से रोहित को देखे और कोई तीखी बात कह डाले, पर कह नहीं सकी। हाँ, यह रहस्य उस दिन उसके हाथ पर लग गया कि पुरुष को रूप की प्यास हमेशा रहती है। वह सौंदर्य प्रेमी होता ही है। किसी वजह से वह साधारण स्त्री से विवाह भले कर ले, पर मन में किसी रूपवती स्त्री को प्यार करने पाने की भूख हमेशा बनी रहती है। पर वह भूख तो औरत में भी रहती होगी, पर उसके भीतर नहीं है, क्योंकि रोहित उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा सुंदर है। अगर वह तृषा की भांति रूपवती होती और रोहित काले कलूठे मोटे भद्दे, तो वह अपने आप को असुविधाजनक स्थिति में महसूस करती। सुंदर युवक के प्रति अपने भीतर भी एक सतत प्यास, एक सतत आकर्षण अनुभव करती, पर कई तरह समझाया अपने मन को, पर समझा नहीं सकी। तृषा के प्रति रोहित की सहानुभूति उसे अखर गई थी। बमुश्किल 2 साल गुजरे होंगे। तृषा एक बच्चे की माँ बन गई। बहुत बड़ा आयोजन किया। तृषा के प्रति महेंद्र ने रोहित और विभा को भी आग्रह करके बुलाया, तो वे लोग भी गए। उसका वैभव देखकर चकित रह गए। विभा वाकई बॉस बहुत बड़े व्यक्ति थे। वह जितना बुरा और भद्दा समझ रही थी, उतने बुरे और भद्दे भी नहीं थे। विभा और रोहित का बहुत आदर सत्कार किया उन लोगों ने, बल्कि महेंद्र ने रोहित और अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर तक दे दिया। कह दिया मार्केटिंग की नौकरी रोहित जब चाहे उनके यहाँ स्वीकार कर ले, उन्हें खुशी होगी। वे लोग आपस घर आ गए। तृषा का फ़ोन आया, विभा रोहित को तुरंत भेजो, महेंद्र को हार्ट अटैक हुआ है, कोमा में है। मैं एकदम नर्वस हो रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूँ, कैसे करूँ। सुनकर विभा भी हड़बड़ाई, पर उसे कहीं सुकून सा भी महसूस हुआ। बहुत इठला रही थी, इतने बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति की बीवी बनकर अब रो अपने कर्मों को। रोहित कहीं टूर पर निकलने की योजना बना रहे थे, सुनकर तुरंत गंभीर हो गए। उसे चलना चाहिए, तुम अकेले ही जाओ, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत होगी। ऐसे कठिन समय पर ही अपना व्यक्ति याद आता है, विभा ने कहा। वैसे भी यहाँ क्वार्टर्स को बहुत दिन अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं है। कहीं कोई एट सी थी विभा के मन में, जिस कारण का आना टाल गई। रोहित का वहाँ से 3 दिन बाद फ़ोन आया, महेंद्र जी की हालत अभी तक वैसी ही है, कोमा में है, होश नहीं आया, इसलिए अभी और रुकना पड़ेगा। विभा यूँ तो अकेली रहने की आदी थी। अक्सर रोहित टूर पर रहते थे, पर पता नहीं क्यों इस बार उसे अकेलापन बेहद अखरा। भीतर हमेशा एक बेचैनी सी अनुभव होती रहती। उसे अखबार अक्सर वह कम ही देखती थी, पर इधर वह एक एक खबर गौर से पढ़कर अपने खाली वक्त गुजारती। अपने शहर और अपनी कॉलोनी की इस झील पर एक लंबी चौड़ी खबर पढ़कर वह चकित हो गई। खबर का शीर्षक था शहर की मरती हुई झील। गौर से पढ़ा उसने, चौकी बालकनी में आकर खड़ी हुई। वाकई उसने इस बात पर यहाँ आने के बाद ध्यान ही नहीं दिया। वह जब यहाँ आई तो उसने कुमुद खिलते थे। बाद में इसमें कुछ लोग सिंघाड़े की बेल फैलाकर सिंघाड़े उगाने लगे थे। रोज़ शहर का कचरा दूसरे किनारे पर ट्रैक्टर की ट्रालियों में भर भर कर लाया जाता और उसमें उड़ेला जाता। वह कचरा सड़ता तो इधर से आने वाली हवा एक अजीब दुर्गंध हुआ करती। फिर ना जाने क्यों उस झील में खरपतवार और जलकुंभी भी भर गई। पानी दिखना बंद हो गया। बाद में बिल्डरों की नज़रें इस झील पर पड़ गई और वहाँ एक नई कॉलोनी बनाने की योजना बनने लगी। सुंदर झील विभा की पहली बार बेहद उजड़ी हुई, बर्बाद और बेनूर लगी, जैसे अपने दुर्दिनों को पर आंसू बहा रही हो, एक औरत की तरह जिसका सब कुछ उजड़ जाता है। रात को 11 बजे रोहित का फ़ोन जाया। बुरी खबर है, विभा महेंद्र की मृत्यु हो गई। गहरा धक्का लगा विभा को। वह तृषा के नफरत को तो करती थी, पर उसका इतना बुरा नहीं चाहती थी। अब क्या होगा, सोचती हुई सिसकती रही देर तक। दूसरे दिन रात को फिर फ़ोन आया, तैयार रहना, यहाँ आना पड़ेगा तुम्हें। तृषा एकदम अकली पड़ गई है।
उसका घर महेंद्र के परिवार वालों, पूर्व पत्नी व उनके बच्चों से भर गया है। सब उसे तरह तरह के ताने दे रहे हैं। सब कुछ संभालना कठिन हो रहा है। त्रिशा को तुम आकर संभालो कुछ दिन, मैं कानूनी पहलू देख मैं सुलझा लूँ। विभा मम्मी पापा के साथ ही पहुँच गई त्रिशा के घर। वह बुरी तरह टूट गई थी, एकदम गुमसुम हो गई थी। उसे न अपना होश था न बच्चे का। ऊपर में महेंद्र की कंपनी और उसके बैंक की जमा पूंजी पर कब्जा करने की उनकी पूर्व पत्नी व उनके परिवार वाले की कोशिशें। घर जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया हो, हर वक्त षड्यंत्र और संघर्ष की स्थिति। रोहित के साथ विभा के पिता भी भागदौड़ करने लगे। त्रिशा की जिंदगी का सवाल था। महेंद्र उसके नाम पर कुछ भी नहीं कर गए थे, न कोई पावर ऑफ अटॉर्नी और अटॉर्नी उसके दे पाए थे। बस त्रिशा 4 डायरेक्टरों में से एक थी, इसलिए अकेले कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी। बैंक के कुछ खाते त्रिशा जरूर अपने दस्तखातों में चलाती थी, पर उसने कोई खास पूंजी नहीं थी। जिन खातों में अधिक धन था उसे स्वयं महेंद्र चलाते थे। उसमें त्रिशा को नामित भी नहीं कर रखा था। नामित थी उसकी पूर्व पत्नी, और इस बात पर शायद महेंद्र जी ने जीते जी कभी ध्यान नहीं दिया था। रोहित ने विभा से कहा, त्रिशा को यहाँ से ले चलना पड़ेगा, यहाँ उसका कुछ खास रह नहीं गया है। पत्नी और उसके घर वाले महेंद्र की कंपनी और उसके बैंक के खातों पर कानूनी हक जमा लेंगे और त्रिशा देखती रह जाएगी। न उसे कुछ मिलेगा न उसके बच्चे को। त्रिशा का दुख विभा को और भी उस वक्त बेहद दग्ध कर रहा था, पर वह क्या करती। कानूनी दांव पेच से वह वाकिफ नहीं थी। 2 डायरेक्टरों ने त्रिशा का साथ दिया और एक अलग कंपनी खोलने का प्रस्ताव रखा। त्रिशा ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। रोहित उसमें कुछ धन लगाने को राजी हो गए। उत्पादों की मार्केटिंग की जिम्मेदारी रोहित ने अपने हाथ में ले ली। विभा वापस लौट आई। विभा लौट जरूर आई, पर जिस तरह रोहित त्रिशा की सहायता कर रहे थे, उसका और उसके बच्चों का जिस तरह ख्याल रख रहे थे, जिस तरह उसके लिए चिंतित थे, उसे विभा का माथा ठनक गया था। कहीं वह स्वयं भी इस झील की तरह न उजड़ जाए, कहीं उसके सर्वस्व पर त्रिशा ही कब्जा न कर ले। कहीं रोहित ने त्रिशा के व्यवसाय में इसलिए तो धन नहीं लगाया कि त्रिशा को हासिल कर सके। त्रिशा विभा के मन में फांस की तरह गड़ने लगी। रोहित उसके आसपास आते जाते रहते। काम का बहाना रहेगा, पैसा उसकी कंपनी में लगा दिया है, इसलिए वह इनकार भी नहीं कर सकती। अगर कहीं त्रिशा ने भी रोहित को पाने की कोशिश की तो सहानुभूति कहीं प्रेमानुभूति में न बदल गई हो। तो महेंद्र को हार्ट अटैक हुआ तो त्रिशा ने किसी और को मदद के लिए नहीं बुलाया। रोहित को ही क्यों बुलाया? क्योंकि वह रोहित पर भरोसा कर सकती थी, क्योंकि रोहित उसे अपने लगे थे, अपने लिए सच्ची सहानुभूति रखने वाले, अपने सुख दुख से सच्चा साथ देने वाला सहयोगी साथी। कहीं यह सहयोग साथ अस्थायी न हो जाए और वह झील की बेनूर और कचड़े की खत्ती न बनकर रह जाए, जिसमें जलकुंभी और खरपतवार भर जाए। जितना सोचती उतनी ही परेशान होती जाती विभा को लगा वह फिर कहीं पराजित हो रही है त्रिशा से, फिर पहले की तरह हार रही है, और त्रिशा हार कर भी फिर उसने जीतने जा रही है। क्या करे विभा? बेचैनी, घबराई, परेशान, विक्षिप्त सी विभा बार बार कमरे में आती और कमरे से बाहर निकल बालकनी में आ खड़ी होती, लेकिन सामने की उजड़ी मरती झील देखकर सहम जाती और घबराकर फिर भीतर कमरे में लौट जाती। वह करे तो करे क्या, कुछ समझ ही ना पाती। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब